हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो बोर्ड का बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक भी है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। ठीक है, मतलब 2 मार्क क्वेश्चन की। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद 2 मार्क क्वेश्चन। आज हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर डील करेंगे। पहला क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सीजनल ब्रीडर एनिमल, व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस ब्रीडर एनिमल। ठीक है, सेकंड थिंग हम लोग पढ़ेंगे कि विच आर द सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस बार आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपने पढ़ा ही होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी आता है। ठीक है, इसमें डायग्राम्स भी हैं। ओके, तो ये हम उसी एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो इन चीजों के फंक्शन हमें देखने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर एनिमल। ठीक है, तो देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन तो के बारे में आपने पढ़ाई है। रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले की लाइफ से नई लाइफ बनती है, उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्शन। और आपने ये भी पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के बेसिक 2 टाइप होते हैं। एक कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसे हम और एक नाम देते हैं, दैट इज एपोमिक्सिस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और एक नाम देते हैं, दैट इज एम्फीमिक्सिस। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाले जो एनिमल है, इनमें 2 टाइप के ब्रीडिंग पैटर्न होते हैं। कुछ एनिमल सीजनल ब्रीडर होते हैं, कुछ एनिमल कंटिन्यूअस ब्रीडर एनिमल होते हैं। अब सीजनल ब्रीडर एनिमल का क्या मतलब है? सीजनल ब्रीडर एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। अगर वो सीजन चला जाए तो उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल को हम क्या नाम देते हैं? सीजनल ब्रीडर एनिमल। एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, फ्रॉग का एग्जांपल आप ले लो। फ्रॉग पर्टिकुलरली रेनी सीजन में ही क्या करते हैं? मेटिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बाकी के 2 सीजन तो आपको पता ही है, आपने 11th में ही पढ़ा है। दे आर अंडरगोज डायापॉज। ओके, डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, दैट इज समर स्लिप लेते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? एस्टिवेशन। और विंटर स्लिप लेते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि फ्रॉग सिर्फ एक ही सीजन में रिप्रोडक्शन करेगी, वो मतलब रेनी सीजन। तो इसका मतलब फ्रॉग सीजनल ब्रीडर एनिमल है। ठीक है, हमारे बुक में कोई और एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे शिप का एग्जांपल दिया हुआ है, गोट का एग्जांपल दिया हुआ है, डोंकी का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सीजनल ब्रीडर एनिमल। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब ऐसे एनिमल जिनमें थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, जैसे कि हम लोग। ओके, ह्यूमन बीइंग इज अ कंटिन्यूअस ब्रीडर एनिमल। एप्स इज अ कंटिन्यूअस ब्रीडर एनिमल, थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है, सीजनल ब्रीडर एनिमल और कंटिन्यूअस ब्रीडर एनिमल। अब सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, मेल में और फीमेल में क्या कैरेक्टर है सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर। तो इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। आपको क्या करना है, एक साइड में आपको लिखना है मेल कैरेक्टर्स और दूसरी ओर आपको लिखना है फीमेल कैरेक्टर्स। अब कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं कि जो एक्सटर्नल कैरेक्टर से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं या हम बता सकते हैं कि यस इट इज मेल और इट इज फीमेल। तो इस तरह के कैरेक्टर को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर। जैसे कि अब आपको तो पता है, इन केस ऑफ मेल मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। मैमरी ग्लैंड तो होते बट दे आर फंक्शनलेस, उनकी डेवलपमेंट तो नहीं होती। बट इन केस ऑफ फीमेल द मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट इज ऑकर्स। तो मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट होना, ये कैरेक्टर आप कहाँ लिखोगे? फीमेल में। ठीक है, और मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट नहीं होती, मतलब वेस्टिजियल होते हैं वो होते। ओके, मतलब मिल्क फॉर्मेशन उसमें नहीं होता, तो ये मेल का कैरेक्टर आप लिखोगे। अब सेकंड कैरेक्टर के बारे में अगर आप देखोगे तो बियर्ड आना, ओके, फेशियल हेयर्स आना, ये फीचर्स किसके? ये फीचर है मेल के, ये फीचर हम फीमेल में नहीं देखते। ठीक है,
तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, मुस्टैच, फेशियल हेयर्स, ओके, ये हम मेल कैरेक्टर लिखेंगे और इनमें ये कैरेक्टर एब्सेंट है, ठीक है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, दैट इज एनलार्ज, व्हाट वी कॉल्ड लैरिंग्स, ओके। लैरिंग्स की साइज एनलार्ज होना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये कैरेक्टर मेल में दिखाई देता है, ये कैरेक्टर फीमेल में नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टर आप लिख सकते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर में। फोर्थ चीज आप ये ध्यान में रखो, ब्रीदिंग का पॉइंट आप लिख सकते हो। मेल जो है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है, फीमेल जो है वो थोरैसिक ब्रीदिंग करती है, ठीक है। फीमेल में एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, एब्डोमिनल फैट डिपोजिशन, जो मेल में नहीं होता। इन केस ऑफ मेल एब्डोमिनल फैट डिपोजिशन डज नॉट ऑकर्स, लेकिन फीमेल में होता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर और लिख सकते हो, जैसे ब्रॉड शोल्डर, ठीक है, ये कैरेक्टर मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ कैरेक्टर, हाई पिच ऑफ वॉइस, ये कैरेक्टर फीमेल में होता है, मेल में लो पिच ऑफ वॉइस होता है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर जो है बच्चों, ये आपको कहाँ लिखना है, सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर में लिखना है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसमें से मेल के कैरेक्टर यहाँ पर लिखोगे और फीमेल के कैरेक्टर इस साइड लिखोगे, ठीक है। ध्यान में रखना, लिखना इसी टाइप से है आपको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन पहले याद रखो। पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन लिखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या डेफिनेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस की? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। हाँ, आगे आप लिख सकते हो इनसाइड द टेस्टिस। और oogenesis क्या लिखोगे आप? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी, इट इज कॉल्ड एज ए oogenesis। दूसरा पॉइंट भी आप इसमें से सॉर्ट आउट करके लिखो, इट इज टेक्स प्लेस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इन अ टेस्टिस एंड oogenesis ऑकर्स इन अ व्हाट वी कॉल्ड एज अ ओवरी। अब तीसरी चीज आप लिख सकते हो कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस मोटाइल गैमेट इज फॉर्म, मोटाइल गैमेट बनेगा ना, लेकिन इन केस ऑफ oogenesis नॉन मोटाइल गैमेट इज फॉर्म, ओके। एक जो बनता है वो नॉन मोटाइल होता है, टू कंजर्व द एनर्जी फॉर फर्टिलाइजेशन, इसी के वजह से एक जो है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। चौथी चीज आप और लिख सकते हो, द germinal epithelium of testes or seminiferous tubule can take part in spermatogenesis। यहाँ भी आप लिख सकते हो द germinal epithelium of ovary, ठीक है, takes place in oogenesis। यहाँ एक और पॉइंट लिख सकते हो, द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ oogenesis, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि इसमें हम क्या लिखते हैं, देयर इज अ नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय सर्टोली सेल, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उन्हें कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल। लेकिन ओवम की जो डेवलपमेंट है उसे कौन प्रोवाइड करता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ओके। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो oogenesis। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसमें और क्या बनता है, दैट इज मिलियन ऑफ, okay, spermatogonias are formed, okay, and all spermatogonias can take part in the what we call nourishment, okay। all spermatogonia, mostly तो all ही spermatogonia आप लिख सकते हो कि nourishment phase में जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो oogonia बनते हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक ही oogonia किस में पार्टिसिपेट होती है, दैट इज ग्रोथ फेज में, नरिशमेंट में पार्टिसिपेट होती है। तो ये आप किस में लिखोगे, दैट इज what we call as a oogenesis, okay। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना कि इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पोलर बॉडी लाइक स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, लेकिन oogenesis में पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है? पोलर बॉडी। और एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था पेपर में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलर बॉडी, तो ये भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि पोलर बॉडी का मेन फंक्शन है इट मेंटेन हैप्लॉइडी इन द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्या मेंटेन करती है? वो हैप्लॉइडी मेंटेन करती है, ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉडी, ओके, एक है वो पोलैरिटी, एक को पोलैरिटी मिलती है। जिस एंड पे आप देखोगे कि जर्माइनल वेसिकल मतलब न्यूक्लियस एक का और पोलर बॉडी प्रेजेंट है, उसे हम नाम देते हैं एनिमल पोल। और जिस एंड पे आप देख रहे हो कि ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं है, उसे हम नाम देते हैं वेजिटल पोल, ठीक है। तो ये पोलैरिटी इंड्यूस करने का काम भी दैट इज पोलर बॉडी का ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना
कि इसमें स्पर्मेटिड जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होते हैं, उन्हें टेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ओके। लेकिन स्पर्मेटिड को स्पर्मियोजेनेसिस लाइक प्रोसेस में जाना होता है और फिर स्पर्म बनते हैं। लेकिन वैसे कोई स्पर्मियोजेनेसिस जैसी प्रोसेस कोई oogenesis में नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में, ठीक है। आप सॉर्ट आउट करके लिखो, मैंने जितने पॉइंट आपको बताए, ठीक है, कि आप उसमें सारे पॉइंट्स ऐड कर लो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजेन? ये आपको कहाँ पढ़ने मिलेगा? सेमिनल वेसिकल के पॉइंट में, ठीक है। अब आपको तो पता है बच्चों कि जो सीमेन बनता है वो 3 ग्लैंड्स का कॉम्बिनेशन है, 3 ग्लैंड्स के सिक्रीशन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहली है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी है काउपर्स ग्लैंड। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है ये सीमेन का 60% वॉल्यूम बनाती है, ओके। और इसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है फ्रुक्टोज, दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और तीसरा होता है फाइब्रिनोजेन। अब आप बोलोगे सर फ्रुक्टोज का क्या फंक्शन है? तो फ्रुक्टोज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्विमिंग टू द स्पर्म। स्पर्म को स्विमिंग करने के लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मोटाइल नेचर दिखाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। और रही बात प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म की जो फास्ट मूवमेंट है, ओके, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड देन वन इज फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोएगुलेशन ऑफ सीमेन, ओके। सीमेन का क्लॉटिंग करने के लिए पूरे जो इंग्रेडिएंट्स है सीमेन में वो एक जगह पे लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फाइब्रिनोजेन, ओके। अब एक बात बताता हूँ आपको, एक ऐसा क्वेश्चन आया था नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट फाउंड इन द सीमेन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना बच्चों, फ्रुक्टोज तो आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोस्टाग्लैंडिन डिराइव्ड लिपिड है, ठीक है, दैट इज फैट, और फाइब्रिनोजेन जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, और ये क्या है आपके पास? दैट इज प्रोटीन, ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है रिगार्डिंग टू द 2 मार्क्स क्वेश्चन। मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट का क्या फंक्शन है एंड इनर सेल मास, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ब्लास्टुला के डायग्राम के अंदर, ठीक है, ब्लास्टुला के एक्सप्रेशन में। और ब्लास्टुला की डायग्राम भी प्रिपेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। पहले आप इमेजिन करो ब्लास्टुला के डायग्राम को। आपको पता है सबसे बाहर के ओर एक फ्लैटन सेल का एक सिंगल लेयर होता है, ओके। उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज ट्रोपोब्लास्ट, सबसे बाहर की ओर, ठीक है। ब्लास्टुला का जो बाहर का लेयर है उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज ट्रोपोब्लास्ट। और ये ट्रोपोब्लास्ट जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट गिव राइज टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये क्या बनाता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बनाता है। एक चीज ध्यान में रखना, ट्रोपोब्लास्ट डज नॉट प्लेज एनी रोल इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ट्रोपोब्लास्ट का एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। ट्रोपोब्लास्ट सिर्फ क्या बनाता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। सो देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अपने पास 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। पहला आपने पढ़ाई होगा कोरियन, ठीक है, कोरियन। दूसरा होता है एमनियन, एमनियन। तीसरा है बच्चों एलेंटोइन, एलेंटोइन। और फोर्थ वन है योक सैक। फोर्थ वन कौन सी है? योक सैक। तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने का काम किसका है बच्चों? ट्रोपोब्लास्ट का है, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट कोई रोल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में प्ले नहीं करता। और सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर सेल मास। इनर सेल मास ICM, ठीक है। जो आपने सेल्स ऑफ राउबर पढ़ा है, जहां पे आप दिखाते हो
दैट इज ब्लास्टुला के डायग्राम में कि पोलैरिटी, ओके, वहाँ भी एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है, ठीक है। तो जहाँ पे एनिमल पोल है, जहाँ पे अपने सेल्स ऑफ रॉबर ड्रॉ किए, उसमें इनर सेल मास होते हैं, और ये इनर सेल मास सेल्स जो होते हैं, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। सो इनर सेल मास इज द प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, वो एम्ब्रियो के प्रीकर्सर से एम्ब्रियो फॉर्मेशन उन्हीं सेल से होता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हो गए बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट के और इनर सेल मास के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने नीट के क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा, लेकिन बच्चे स्टेट बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर सिर्फ ऐसे ही लिख देते हो कि बिकॉज इट मेंटेन द प्रेगनेंसी, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। इस तरह से आंसर नहीं लिखना है। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों है, ठीक है, तो इसका रीजन ये ध्यान में रखना कि बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन कैन मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को मेंटेन करता है। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टार्ट होती है। जब एंडोमेट्रियम वॉल को दो चीजों का नरिशमेंट की जरूरत होती है, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन का तो रेगुलर सप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन का सप्लाई इरेगुलर हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल को, तो एंडोमेट्रियम वॉल डीजेनरेट होती है, ब्रेक हो जाती है, और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। और एंडोमेट्रियम वॉल से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस हो गई, ठीक है। अब आपको तो पता है फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज आते हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसे पहली फेज आपने मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ी होगी, प्रोलिफरेटिव फेज जिसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, थर्ड फेज में आपने ओव्यूलेटरी फेज पढ़ा होगा, और फोर्थ फेज में आपने लुटियल फेज पढ़ा होगा। तो अगर आपने लुटियल फेज को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लुटियल फेज में जो कॉर्पस लुटियम बनता है, जिसका क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट लिखा है, कॉर्पस लुटियम, तो ये कॉर्पस लुटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। अब आप सोचो एंडोमेट्रियम वॉल डीजेनरेट क्यों हो गई थी, बिकॉज ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब जबकि कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन को बना रहा है, तो कॉर्पस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस तो बढ़ेगी, और अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी तो ब्लीडिंग नहीं होगा, और अगर ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होगा, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और आपने पढ़ा तो है कि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती क्योंकि मैटरनल ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अच्छा होता है, ठीक है। सो इसलिए ये ध्यान में रखना बच्चों कि प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन बिकॉज इट मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया आपको कॉर्पस लुटियम, मैंने अभी बताया आपको कॉर्पस लुटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पहले आप ये चीज ध्यान में रखो कि कॉर्पस लुटियम क्या है। अगर आपने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो आपको ये पता है कि 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन ऑकर्स, ठीक है। 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है जिसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट है, वो ग्राफियन फॉलिकल अंडर द स्टिमुलस ऑफ एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ब्रेक हो जाता है, और फिर बाहर की ओर कौन आता है, दैट इज सेकेंडरी ओसाइट आता है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है बच्चों, ठीक है, ये एम्प्यूला तक जाकर पहुंचता है, लेकिन उसी वक्त ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ब्रेक हुआ वो फोल्ड हो जाता है, उसका येलो कलर का मास बन जाता है। उस येलो कलर्ड मास को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम है जो क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, जो क्या रिलीज करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करता है, दैट इज HCG को रिलीज करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस लुटियम एज इट इज रिटेन करता है अप टू 3 months, बिकॉज एट द एंड ऑफ 3 months देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, एंड दिस प्लासेंटा कैन टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कॉर्पस लुटियम, ठीक है। 3 महीने के एंड के बाद, प्रेगनेंसी के 3 महीने के एंड के बाद कॉर्पस लुटियम का फंक्शन प्लासेंटा ले लेता है और कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होने लगता है, और इसी वजह से हम कॉर्पस लुटियम को टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ध्यान में रहेगा ये बात, ठीक है। दीज आर द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ओके, रिलेटेड टू HSC बोर्ड 2024।